नमस्कार। मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। इस वक्त 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव है। चुनावी माहौल में आरोप और प्रत्यारोप की राजनीति हमने बहुत देखी है, लेकिन जिस तरीके से परसों पश्चिमी बंगाल से जो खबर आई, उसके बाद से एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो है कि आखिर विपक्ष लड़ना कैसे भूल गया। इस देश में 1947 के बाद से अब तक अगर आप नजर डालोगे तो इस देश के इतिहास में पहली बार, 2014 की बात नहीं कर रहा मैं, 2019 के बाद से ऐसा लग रहा है जैसे विपक्ष नाम का कोई मतलब ही नहीं रह गया और विपक्ष राजनीति करना ही भूल गया। विपक्ष को पता ही नहीं है कि करना क्या है। अब ऐसा कहने के पीछे का कारण क्या है, अगर हम पार्टी दर पार्टी इसका विश्लेषण करें तो ज्यादा समझ में आएगा। तो पहले हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल से, क्योंकि इस वक्त चुनावी माहौल सबसे ज्यादा अगर गर्म है तो वो वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से अपने पैर जमीन के ऊपर, या हम कहें इस तरीके से जमा दिए कि टीएमसी को लगता है कि अब वो सत्ता से बाहर हो जाएगी। तो टीएमसी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एक तरीके से मुद्दा विहीन, अब मुद्दा विहीन राजनीति क्यों कर रही है टीएमसी? क्या मुद्दे नहीं है? अगर टीएमसी की या विपक्ष की हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी कई गलतियां करती है। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी गलती नहीं करती, लेकिन विपक्ष की जो स्थिति है वो ऐसी है कि वो उसको मुद्दा नहीं बना पाती। अब इसके पीछे एक कारण है, या तो वो उस मुद्दे को लेकर ग्राउंड पे उतरना नहीं चाहते। तो फिर सवाल यह है कि ममता बनर्जी वो तो खुद जो है वो सड़कों पर उतरकर राजनीति करने आई थी। 34 साल के वामपंथी शासन के खिलाफ ममता बनर्जी ने सड़क पर उतरकर जिस तरीके से लड़ाई लड़ी, यही एक सबसे बड़ा कारण था कि ममता बनर्जी की इमेज बनी एक जुझारू नेता की, एक लड़ाकू नेता की। लेकिन 2011 के बाद में ममता बनर्जी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी जिस रास्ते पर वामपंथी चल रहे थे। तो आज स्थिति ये आ गई, चाहे वो भ्रष्टाचार हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, या किसी भी तरीके की सिचुएशन हो, एक तरीके से टीएमसी के लिए नरेंद्र मोदी का विरोध करना, इसके अलावा कोई मुद्दा जो है वो ग्राउंड पर नहीं नजर आता है। तो जो बयानबाजी हो रही है, खेला हो गए, या जिस तरीके से, क्योंकि अब विपक्ष को लगता है कि उसके पास सिर्फ एक ही सहारा है कि किसी भी तरीके से अराजकता फैले, लोगों को भड़काया जाए ताकि लोग सड़कों पर उतरे, अराजकता फैलाए, और शायद उससे विपक्ष का रास्ता आसान हो जाए। तो आप पिछले 2 महीने में नजर डालिए, 2 महीने पहले तक चुनाव किस दिशा में था और आज की स्थिति में चुनाव अब किस दिशा में है। क्योंकि इसका अंदाजा आपको लगेगा जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से अपना नामांकन किया और उस रोड शो में अमित शाह की मौजूदगी, और अमित शाह का यह कहना कि अब वो 15 दिन तक पश्चिमी बंगाल में ही रहने वाले हैं। तो आपको समझ में आएगा कई जगह से टीएमसी के जहां पर लोग जो है वो सड़कों पर उतर रहे हैं, तो उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा पश्चिमी बंगाल की राजनीति में पहली बार दिखाई दे रहा है। वरना इससे पहले जो भी चुनावी हिंसा होती थी तो उसके शिकार कौन होते थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होते थे, कार्यकर्ता भी होते थे, आम पब्लिक भी होती थी जिसको मतदाता कह सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी कुछ इसी तरीके का हाल था। अब इस वक्त ममता बनर्जी को साफ तौर से दिख चुका है कि अब सत्ता जाने वाली है। क्यों? क्योंकि कारण इसके बहुत सारे हैं, चाहे हुमायूं कबीर का आना हो, कांग्रेस पार्टी का सभी सीटों पर चुनाव लड़ना हो, भले ही इनका वजूद ना हो, लेकिन अगर ये 1 से 2% वोट भी लेने में कामयाब हो जाते हैं तो वो ममता बनर्जी का वोट बैंक ही होगा। अब ऐसी स्थिति में ममता बनर्जी जिस वोट बैंक के सहारे चुनावी राजनीति में दिखाई दे रही थी, अब वो एसआईआर की प्रक्रिया के बाद उसमें भी असमंजस की स्थिति आ गई। और यही एक वजह थी कि आप देखिए कि न्यायिक अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में बंदी बना लिया जाता है। तो अब तो मुकाबला ममता बनर्जी का सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट से है।
भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, मैं कहता हूं कि वो किसी पार्टी से नहीं है। और मैं ये मान लेता हूं एक पल के लिए कि ममता बनर्जी का उसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद ममता बनर्जी ने एक्शन क्या लिया? आखिर वहां पर पुलिस या हम कहें कि सुरक्षा जो है वो क्यों नहीं पहुंची? क्यों सीजीआई रात को 2 बजे तक जागते रहे और फिर उसके बाद में सेंट्रल फोर्सेस को वहां भेजा गया? तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो आप समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की हालत क्या है। अब हम आते हैं कांग्रेस पार्टी के। तो कांग्रेस पार्टी में इस वक्त कांग्रेस के जो युवराज है, उनको लगता है कि इस देश की जनता का जिम्मेदारी है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाए। क्यों बनाए? क्योंकि वो उस परिवार से आते हैं जिसने 3 प्रधानमंत्री इस देश को दिए हैं, इसलिए जनता की जो है वो जिम्मेदारी है। राहुल गांधी की इसमें कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो राहुल गांधी उतरते हैं लोकतंत्र बचाने के लिए। तो लोकतंत्र बचाना है या पार्टी बचाना है या परिवार बचाना है, यह अभी कांग्रेस पार्टी डिसाइड नहीं कर पाई है। तो कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है आप समझ सकते हैं। और ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस चुनाव में 4 राज्य थे। इससे पहले कांग्रेस पार्टी लोकसभा में आंशिक सफलता के बाद एक तरीके से बैकफुट पे थी, चाहे वो हरियाणा का विधानसभा चुनाव हो, झारखंड की भी आप बात कर सकते हो, भले ही वो सत्ता में हो। जम्मू कश्मीर उमर अब्दुल्ला की वजह से जो है वो सरकार में भले ही गठबंधन में हो, लेकिन उमर अब्दुल्ला के स्टेटमेंट देखोगे तो आपको अंदाजा होगा। उसके बाद महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार। अब एक उम्मीद थी 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आसाम में। तो आप देखिए कि आसाम में बात कांग्रेस पार्टी कर क्या रही है। आसाम में कांग्रेस पार्टी प्रियंका वाड्रा का आप जो है वो भाषण उठाकर देखिए और राहुल गांधी का, वो चुनाव को गौरव गोगोई वर्सेज हेमंता बिस्वा शर्मा बना ही नहीं पा रहे हैं। और आप देखिए उस चुनाव को वो राहुल गांधी बनाम नरेंद्र मोदी बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस वक्त आसाम के चुनावी मुद्दे क्या हो सकते हैं क्षेत्रीय स्तर पर? आप वहां पर बात करते हैं विदेश नीति की, आप वहां पर बात करते हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा को नरेंद्र मोदी चलाते हैं। आपका विजन क्या है आसाम को देने के लिए? आप किस तरीके की राजनीति करना चाहते हैं? यह अभी तक किसी भी, चाहे वो प्रियंका वाड्रा की आप बात करें चाहे राहुल गांधी की बात करें, दोनों में कहीं भी जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। उल्टा अगर आप हेमंता बिस्वा शर्मा को देखिए, वो सीधे तौर पर मियां मुसलमान की बात कर रहे हैं और वो असमिया मुसलमान को 2 शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक बांग्लादेश वाले और दूसरे असमिया। वो ये भी कह रहे हैं कि मुसलमान मुझे जान दे देंगे, किडनी दे देंगे, लेकिन वोट नहीं देंगे। वो ये भी कह रहे हैं कि वो 22 सीटों पर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। लेकिन इसके अलावा वो गौरव गोगोई, क्योंकि मुख्यमंत्री का जो इस वक्त उम्मीदवार है कांग्रेस पार्टी का, उसके ऊपर वो पूरे तरीके से हमलावर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है आप समझ सकते हैं। आप भूपेन बोरा को ले सकते हैं या प्रद्युत बारदोलाई को दे सकते हैं। आखिर ये लोग जो है वो कांग्रेस छोड़कर क्यों जा रहे हैं? सिटिंग एमपी जिसका कार्यकाल 3 साल के लिए बचा हुआ है और वो एमपी पद से जो है वो छोड़कर जा रहा है और वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है। आप सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी की स्थिति क्या है। केरलम, क्योंकि इस वक्त पूरी कांग्रेस पार्टी केरलम में बैठी है, क्योंकि जोर वहीं लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी को लगता है कि आसानी से अगर कहीं सत्ता में आ सकता है यूडीएफ, तो वो केरलम में आ सकता है। और वायनाड तो गांधी परिवार की एक तरीके से इस वक्त कह सकते हैं कि मुस्लिम लीग की वजह से सुरक्षित सीट मानी जा सकती है। लेकिन वहां राहुल गांधी कर क्या रहे हैं? वहां भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं है। और राहुल गांधी की आप राजनीतिक समझ देखिए कि वो वहां पर नरेंद्र मोदी की बात कर रहे हैं, वो विदेश नीति की बात कर रहे हैं, वो वित्तीय संकट की बात कर रहे हैं। वो विजय पिनराई जो है या पिनराई जो विजयन है उसके खिलाफ कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सिर्फ ये कह रहे हैं कि पिनराई विजयन जो है वो नरेंद्र मोदी के इशारे पर काम कर रहे हैं। अब आप देखिए राजनीतिक समझ। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। लेफ्ट की तरफ से आप देखोगे तो एलडीएफ और दूसरी तरफ यूडीएफ।
एलडीएफ का मुकाबला यूडीएफ से है। एलडीएफ जो है वो केंद्र में गठबंधन में है, इंडिया अलायंस का पार्ट है, वामपंथी पार्टियां, और बावजूद इसके वहां पर राहुल गांधी केरलम के लिए क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, आप एक भी भाषण उठाकर देखिए, सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी निशाने पर है। तो अपने आप जिसको हम कहें कि नरेंद्र मोदी का वजूद केरलम में भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा अगर कोई प्रचार कर रहा है, केंद्र सरकार की नीतियों पर लोग जो है वो चर्चा करें, तो मजबूर कौन कर रहा है? अब आप सोचकर देखिए। तो इस स्थिति के लिए आप कांग्रेस पार्टी को क्या कहोगे? आपने महाराष्ट्र में भी वही गलती की, आपने उसके बाद में जो है वो सीडब्ल्यूसी की मीटिंग की और उसमें जो निकल कर आया वो ये निकल कर आया कि केंद्र का मुद्दा और क्षेत्रीय स्तर का मुद्दा अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों में अभाव। अब हम आते हैं अरविंद केजरीवाल, क्योंकि विपक्ष का वो भी हिस्सा है। तो अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं? अरविंद केजरीवाल भी उसी स्थिति में है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो विधानसभा चुनाव दिल्ली के हुए वो भूल गए। क्यों हारे? तो सबसे बड़ा कारण क्या था? सबसे बड़ा कारण था अहंकार। अरविंद केजरीवाल अहंकार की उस पराकाष्ठा पे पहुंच चुके थे कि उनको धरातल पर कोई कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। उसको लगता है कि प्रधानमंत्री पद उनके सामने बिल्कुल बोना है, इसीलिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाता था। क्यों बुलाया जाता था? क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट उसको सार्वजनिक करनी ही नहीं थी 2017 के बाद, इसलिए बुलाया जाना था, क्योंकि चौथी पास अनपढ़ राजा की कहानी सुनानी थी। दिल्ली का मालिक मैं हूं यह बताना था, एलजी को मेरे सर पर बिठा दिया यह बताना था। और फिर उसके बाद में ना यमुना नदी साफ हुई, ना कूड़े का पहाड़ उठा। क्यों नहीं उठा? क्योंकि सारा दोष, सारा ठीकरा तो एलजी और नरेंद्र मोदी के ऊपर डालना था। तो देश की जनता समझ चुकी थी कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ बातें करता है, इसके अलावा अरविंद केजरीवाल कुछ नहीं करता है। तो स्थिति क्या हुई? दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल को पंजाब भेज दिया, उसके तीनों मॉडल की हवा निकाल दी। कटर ईमानदारी का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल और शिक्षा का मॉडल। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन सबके साथ विदाई दे दी। अब उसके बाद में आज की स्थिति को आप देखिए। आम आदमी पार्टी राज्यसभा में अपने उपनेता राघव चड्ढा, जो कुछ समय से जनहित से जुड़े हुए कुछ मुद्दे उठा रहे थे, गलती यह थी कि वो अरविंद केजरीवाल की जो शराब नीति को लेकर और नरेंद्र मोदी को गाली नहीं दे रहे थे। तो आम आदमी पार्टी ने क्या किया? पहले स्वाति मालीवाल और अब राज्यसभा के लिए राघव चड्ढा। तो राघव चड्ढा ने ट्विटर पे जो अब जंग छेड़ी है, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अब यह जंग कहां जाकर रुकेगी। तो एक तरीके से इनसिक्योर नेता, जिसको सिर्फ और सिर्फ एक, जिसको हम कहें कि एक हीन भावना से ग्रस्त कि कोई उससे आगे ना निकल जाए, तो आगे निकलने के लिए अपनी लकीर को बड़ा नहीं करना, सामने वाले की लकीर को छोटा करने का प्रयास करना, यह अरविंद केजरीवाल की राजनीति का इस वक्त हिस्सा लग रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जहां जनता उब चुकी है एंटी इनकम्बेंसी, या जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है वहां पर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, तो उसका फायदा अरविंद केजरीवाल उठा रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान में चुनाव लड़के देखा, नोटा से कम वोट मिले। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, स्थिति एक ही जैसी। तो फिर हम आ जाते हैं अखिलेश यादव। अब आप देखिए कि अखिलेश यादव की राजनीति किस तरफ जा रही है। तो अखिलेश यादव भी इन्हीं नेताओं की तरह सिर्फ और सिर्फ सुबह से शाम तक योगी आदित्यनाथ को नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं, जबकि यही राजनीति जो है वो जनता को पसंद नहीं आती है। आप आरोप लगाएं, आप आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, आप किसी के फैसलों की जो है वो आलोचना कर सकते हैं, क्या कमी है। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस वक्त विपक्ष की ये स्थिति है कि वो केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, अगर भारतीय जनता पार्टी का शासन है तो वो उसके फैसलों की आलोचना तो कर रही है, लेकिन उसमें क्या कमी है, उसका क्या समाधान है, ऐसा सुझाव आपको कोई भी नेता देता हुआ नहीं मिलेगा। तो फिर जो दिग्गज नेता थे, चाहे वो आनंद शर्मा हो, शशि थरूर हो, मनीष तिवारी हो, या फिर दूसरे कैटेगरी के नेता हो, वो इस वक्त नरेंद्र मोदी की सरकार की जो नीतियां हैं उनकी प्रशंसा करते हुए थक नहीं रहे हैं। तो आप सोचकर देखिए कि इसका नुकसान किसको हो रहा है।
2014 के बाद से धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को निहत्था कर दिया। अब समझ ही नहीं आ रही, ये ठीक वैसा ही है। अगर आपने रामायण देखी तो रामायण में जिस तरीके से रावण पहले दिन जो है वो लड़ाई लड़ने आता है और उसके सारे शस्त्रों का जवाब, या हम कहें कि उसको जवाबहीन कर दिया जाता है भगवान राम के द्वारा। और जब वो निहत्था हो जाता है तो भगवान राम उसको ये कहते हैं कि मैं अब आपके ऊपर जो है वो बाण नहीं चलाऊंगा। और दुर्दशा का जिक्र किया जाता है कि रावण ये तेरी दुर्दशा है, जा मैं तेरे को जिंदा छोड़ देता हूं, मैं नहीं मारता तेरे को, कल आना और तैयारी करके आना। भारतीय जनता पार्टी ने इस वक्त विपक्ष को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जिसका नाम है दुर्दशा। और जब दुर्दशा में आ जाए व्यक्ति तो वो बौखला जाता है, अपना विवेक खो देता है, उसको क्या करना है, किस स्ट्रेटेजी पे काम करना है, किस सलाह पे काम करना है, कुछ समझ में नहीं आता। और जब समझ में नहीं आता तो आप देखिए पश्चिम बंगाल, आसाम को आप उठाकर देखिए, केरलम में क्या चल रहा है आप वो उठाकर देखिए, या उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, अरविंद केजरीवाल के जो शासित राज्य हैं, पंजाब में क्या चल रहा है, अरविंद केजरीवाल क्या कर रहे हैं, आप खुद देखिए। बहुत सारे मौके 2014 के बाद से बीजेपी ने दिए हैं कांग्रेस पार्टी को, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने राजस्थान जीता भी था, छत्तीसगढ़ भी जीता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वो गवा दिया। क्योंकि कांग्रेस पार्टी तेलंगाना भी जीता, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक और हिमाचल भी जीता साथ में। तो कर्नाटक और हिमाचल का अभी क्या चल रहा है आप उठाकर देखिए, क्योंकि उनकी खुद की लड़ाई जो है वो खत्म ही नहीं हो रही। तो आप समझ सकते हैं कि स्थिति क्या है। तो विपक्ष इस वक्त मुद्दा विहीन है, उसको समझ नहीं आ रहा क्या करना है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।